हेलो, गुड इवनिंग भाई। अभी हमने प्रीवियस एक क्लास की है, अब उसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए होता क्या है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी ट्रायंगल में सबसे लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गर एंगल के अपोजिट साइड सबसे बड़ी। क्या बोल रहा हूँ मैं? किसी भी ट्रायंगल में सबसे अपोजिट साइड, किसी भी ट्रायंगल में सबसे लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है, जबकि सबसे लॉन्गर एंगल के अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है। देखिए कैसे। मान लीजिए ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। कोई ट्रायंगल ए बी सी, मैंने कहा है किसी भी ट्रायंगल में सबसे लॉन्गर एंगल के अपोजिट साइड सबसे बड़ी, सबसे बड़े साइड का अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है। तो देखिए मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं, ऐसा है नहीं। लेट एंगल बी, ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट एंगल है। देन यदि एंगल बी लार्जेस्ट है तो क्या होता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी? तो इसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड, तो बी के सामने वाली साइड एसी, एसी विल लॉन्गर, एसी विल लॉन्गर साइड, एसी विल लॉन्गर साइड। भाई यदि एंगल सबसे बड़ा तो साइड सबसे बड़ी। अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ यदि एंगल सी सबसे छोटा है, ये मान लूँ मैं एंगल सी, लेट एंगल सी ये स्मॉलर है, तो क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड सबसे स्मॉलर, स्मॉलर साइड के सामने वाला एंगल सबसे स्मॉलर। आई बात समझ? यानी बेसिकली एंगल साइड, स्मॉलर के सामने वाली स्मॉलर, ग्रेटर के सामने वाली ग्रेटर। आई बात समझ? तो देखिए एंगल से यदि स्मॉलर है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? देन ए सी विल स्मॉलर साइड। आई भी बात समझ? यानी ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आगे ये बात समझ। तो इसके बेस पे एक एग्जांपल करके दिखाइए। देखिए मैं ट्रायंगल की 3 साइड लिख रहा हूं। मान लीजिए 290 है, ये 370 है, ये 420 है। मैं कह रहा हूं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द एंगल्स, अरेंज द एंगल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। केवल मैं इतनी बात कर रहा हूं कि यदि किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है तो इसके एंगल को असेंडिंग ऑर्डर में बनाएं। करिए 2 मिनट करके देखिए ऐसा। तो देखिए हमारे पास कंसेप्ट क्या है। सबसे बड़ी साइड, द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर, द एंगल अपोजिट टू शॉर्टर साइड इज शॉर्टर। यानी सबसे लॉन्गर साइड कौन सी है? तो एसी, इसके अपोजिट एंगल बी। भाई ये तो लार्जर होना है। आई बात समझ? सबसे शॉर्टर साइड कौन सी है? 290, इसके अपोजिट कौन सा है? सी, ये स्मॉलर होना है। आई बात समझ? किस में पूछ रहे हैं हम? असेंडिंग में, यानी सबसे छोटा रखना है। सबसे छोटा एंगल सी होगा, उससे बड़ा एंगल ए होगा, उस सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा एंगल बी है। देखिए इस ट्रायंगल में सबसे छोटा एंगल कौन होगा? एंगल सी होगा। उससे बड़ा एंगल कौन सा है? ए। बी नहीं है, बी तो लार्जर है, सबसे बड़ा है, तो उससे बड़ा एंगल कौन सा है? एंगल ए। अच्छा, और उससे भी बड़ा एंगल यानी सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? बी, ये लार्जर एंगल है। आई बात समझ? यदि हम असेंडिंग में लिखने हैं किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड गिवन है तो हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। आई बात समझ? कि किसी भी ट्रायंगल में, फिर बोल रहा हूं मैंने 3rd 4th बार रिपीट किया है ताकि समझ में आ जाए। किसी भी ट्रायंगल में लॉन्गर एंगल के अपोजिट साइड सबसे लॉन्गर, शॉर्टर एंगल के अपोजिट साइड सबसे शॉर्टर होती है। आई बात समझ? अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए देखिए यदि अब मैं बात करूं
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो होता क्या, अब ध्यान से सुनिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल की एक साइड बची हुई दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है जबकि उनके सम से छोटी होती है। आई एम सेइंग एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज greater than the difference of other two sides of triangle and always less than the sum of other two sides. Understand? मैंने कहा देखिए आप कोई भी ट्रायंगल है ABC, ठीक, मैंने एंगल A माना है, ये B माना है, एंगल C माना है। देखिए हमें कुछ बातें याद रखनी है। एंगल A है, हम ऐसा मान लेते हैं, ज़्यादा सुटेबल होता है कि एंगल A के सामने वाली साइड स्मॉल a है, एंगल B के सामने वाली साइड स्मॉल b है और C के सामने वाली साइड स्मॉल c है। तो मैं बात करने लगूँ यदि एंगल A की, तो कहती क्या है थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल की एक साइड रिमाइंडर टू साइड से, यानी बची हुई दो साइड जो हैं इनके डिफरेंस से बड़े होते हैं। डिफरेंस का मतलब सी और डी कोई बड़ा हो सकता है, तो डिफरेंस का साइन लगाएं, मॉड लगाएं। मॉड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पॉजिटिव बनाना। आई बात समझ? तो या तो सी और बी का डिफरेंस लगाएं, डिफरेंस का साइन एक हम ये वाला पढ़ते हैं, तो या तो डिफरेंस लगाएं हम सी और बी के लिए, या फिर मॉड लगा दें, मॉड से भी प्लस ही गिनेंगे हम। तो देखिए, तो कोई भी साइड है तो इनके डिफरेंस सी और बी के डिफरेंस से तो हमेशा बड़ी होगी। आई बात समझ? छोटी होती है। अच्छा, यदि मैं ए को ना लेके इस बार साइड बी की बात करूं, इस वाली साइड की बी की बात करूं, तो बी के लिए भी यही होगा। बची कौन सी साइड है, सी और ए, तो सी और ए के डिफरेंस से तो बड़ी होगी। साइड बी सी और ए के डिफरेंस से तो बड़ी होगी, लेकिन इसके सम से छोटी होगी। यदि मैं साइड अब की सी की बात करने लगूं, तो साइड सी देखें, यदि मैं सी की बात करने लगूं, तब बी और ए के डिफरेंस, भाई डिफरेंस ले रहे हैं हम, कोई सी भी साइड बड़ी हो सकती है, बी और ए के डिफरेंस से बड़ी होगी लेकिन इनके सम से छोटी होगी। मैं एक बार और लाइन बोल रहा हूं, मैंने बोला है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई एक साइड ट्रायंगल की बची हुई दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है जबकि उसके दो साइड से के सम से छोटी होती है। आई बात समझ? देखें ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल में होता क्या है, इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल में असमताएं होती क्या है, ट्रायंगल बनता कैसे है, यहां है बात। अब तो देखिए, बात करें यदि इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल में, मैं मान रहा हूं किसी ट्रायंगल की लेंथ 4, 9, 15, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसकी लेंथ है 4, 9, 15, तब बात आ रही है कैसे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। तो ठीक है, हम बाजू चढ़ा के तैयार हैं ट्रायंगल बनाने के लिए। देखिए अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने सबसे बड़ी साइड खींच दी, 15 सेंटीमीटर वाली मैंने यहाँ एक लाइन खींच दी ए बी। कितनी लेंथ है इसकी, 15 सेंटीमीटर। अब करना क्या है मुझे, मैं एक साइड बेकर लेकर के एक आर्क लगाता हूँ 9 सेंटीमीटर का, तो मुझे पता चलेगा यहाँ आ गया 9 सेंटीमीटर। देखना भी यहाँ से आर्क लगा रहे हैं ऐसे, तो लगभग यहाँ के मिल जाएगा। अच्छा, ये कितने सेंटीमीटर का आर्क है, 9 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर है ऐसे, 9। जबकि अब ए को सेंटर मान के कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, 4। अब लगाने होगा क्या, ये ट्रायंगल, ये पॉइंट तो आपस में नहीं मिले, जब तक पॉइंट मिलेंगे नहीं ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। यानी यहां से यदि हम बात देखें, हम पिछली वाली कॉन्सेप्ट पे जाएं, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, जबकि डिफरेंस थर्ड साइड 4 + 9। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर। लेकिन भैया यहाँ तो ग्रेटर नहीं है, यहाँ से ट्रायंगल बनना भी पॉसिबल नहीं है। तो अब की बार सोच रहे हैं हम अब की बार जरूर बनाएंगे ट्रायंगल। अब की साइड चेंज करते हैं। देखिए इस बार हम साइड 4, 9, 15 ना लेके 4, 10, 15 लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस बार ट्रायंगल, इस बार मेरे पास साइड है 4, 10, 15। क्या हम इससे ट्रायंगल बना सकते हैं? देखिए तो यहाँ क्या होगा, 4 की जगह यहाँ भी 5 ले लीजिए। क्या इससे ट्रायंगल बना सकते हैं? तो होगा क्या, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की ही लेंथ खींच रहा हूँ,
लेट ए बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन। अच्छा, तो यहां से मैं सबसे पहले बी को सेंटर मान के 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाता हूं, तो मान लीजिए यहां तक आ गया 10 सेंटीमीटर का आर्क, ठीक है भाई। अच्छा, फिर ए को सेंटर मान के अब कि ये वाली साइड लेनी है, 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा रहे हैं। अब भैया अगर यही मिल रहे हैं कभी एक लाइन में तो ट्रायंगल हो नहीं सकता भाई, यहाँ तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी हमने पीछे थ्योरम का प्रॉपर्टी क्या पढ़ी ट्रायंगल की, किसी भी ट्रायंगल की जो एक साइड है बची हुई दो साइड के डिफरेंस, किसी भी ट्रायंगल की जो एक साइड है वो बची हुई दोनों साइड के डिफरेंस से ज्यादा होती है, जबकि उनके सम से कम होती है। आई बात समझ। तो देखिए यहां यदि मैं देखूं 5 और 10 का डिफरेंस कितना है इनका, 5 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ट्रायंगल में एक साइड है ना। तो इसका सम क्या होना, ये जो थर्ड साइड है दो साइड के सम से ज्यादा होनी चाहिए थी। 5 और 10 का सम कितना है 15, जबकि ज्यादा नहीं है तो ऐसा भी ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो अब की बार कोशिश करते हैं हम 100% बना लेंगे भाई। तो साइड चेंज करते हैं, इस बार साइड लेते हैं, मान लीजिए 6, 12, 15 कितने ले लें भाई, 6, 12, 15 शायद अब की बनना पॉसिबल है। तो देखना सबसे पहले मैं सबसे बड़ी लेंथ नीचे ले रहा हूं, बेस 15 सेंटीमीटर। ओके भाई, लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी। समझो यदि मैं बी को सेंटर मान के आर्क लगा दूं 12 सेंटीमीटर का, लगभग यहां आ जाएगा। फिर ए को आर्क मान के एक सेंटर लगा रहा हूँ 6 सेंटीमीटर का, यहाँ यानी ट्रायंगल यहाँ बन गया है ना, यहाँ ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, जबकि इन दोनों केसेस जो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ अगर हम देखें किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ 4 और 9 13 था, थर्ड से ग्रेटर नहीं तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं। यहाँ 10, 5, 15 थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन में बनना है। यहाँ 12 और 6 18 थर्ड साइड से ग्रेटर है तो पॉसिबल ट्रायंगल बनना पॉसिबल। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, पहले इंटीरियर एंगल के सम की बात कर लें। इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला ही बता दे रहा हूं, n-2 × 180। देखो यदि किसी भी कोई भी फिगर है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर है उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू n-2 × 180। ओके भाई। अच्छा, कोई भी फिगर बोल दें, पॉलीगन बोल दें, इस बात में कंफ्यूज मत होना है ना भाई। पॉलीगन बोल दो या फिगर बोल दो, वो तो सेम, मतलब यहाँ पॉलीगन सारे आते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, है ना। बात करें तो इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5। तो यहाँ देखें यदि हम ट्रायंगल में तो n की जगह 3 रख दो, n होती है साइड्स, n-2, 3 - 2 × 180। तो 3 में से 2 गया तो 1 × 180 क्या आ जाएगा आंसर 180। यानी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। आई बात समझ, ठीक। तो ये बात हमें पता होती है। अब यदि हम बात करें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, देखिए देखो ये कॉन्सेप्ट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बात समझें। मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, ठीक है भाई, ABC। अच्छा, अभी भी हमने क्या पढ़ा कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। समझो भाई मेरी बात, एंगल A + B + C इज इक्वल टू कितना, एंगल A + B + C, तीनों का सम कितना है 180 है। ये बात तो पता है हम लोग को। अच्छा, यदि मैं बात करूं तो एक पॉइंट के, भाई 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे, हमें पता होनी चाहिए ऑल एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज इक्वल टू 360। यानी एक पॉइंट के चारों ओर बने एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो एंगल ए के चारों ओर बने एंगल का सम कितना है 360।
एंगल सी के चारों ओर बने एंगल का सम कितना है 360, एंगल बी के चारों ओर बने एंगल का सम कितना है 360। बात किसकी कर रहे हैं हम, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन होता है, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल, अंदर वाला नहीं लेना है। अच्छा, यदि मैं बात करूं ये भी है एंगल 360, समझो भाई, ये भी एंगल 360, ये भी एंगल 360, ये भी एंगल 360, देखो तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 1080, कितना आएगा टोटल 1080। तो ये एक्सटीरियर एंगल का सम तो आया, लेकिन इसमें इंटीरियर भी तो इंक्लूड है, ये वाली वैल्यू भी तो इंक्लूड है, तो इसे घटा दो, -180। कितना आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल का सम 900। तो हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है तो करते क्या है, पूरे अपना एक पॉइंट के चारों बने एंगल का सम ले लेते हैं 360, यहाँ भी 360, यहाँ भी 360, 1080 आ गया, उसमें से इंटीरियर एंगल का सम हमें पता है, हमने माइनस कर दिया, तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 900। याद रखनी है बात, आई बात समझ। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, इज दैट क्लियर। लिखे केवल समझे यहाँ पे क्या है ट्रायंगल का, कि किसी भी ट्रायंगल में, समझे, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है, यानी ये साइड बढ़ा दो या ये वाली साइड बढ़ा दो या इधर वाली साइड बढ़ा दो, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का सम उसके सामने, यदि मैं बात करूं किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता कौन है, तो ट्रायंगल की किसी एक साइड को आगे बढ़ाने पर जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। देखो पहले मैं ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ट्रायंगल है, इसके सारे इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। भाई मान लो एक ट्रायंगल ABC है, तो सारे एंगल इंटीरियर एंगल है ना, अंदर वाले एंगल A, एंगल B, एंगल C। यदि मैं ट्रायंगल की किसी एक साइड को भी, ठीक है, AB BC C किसी एक साइड को आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं BC को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये वाला जो बाहर वाला एंगल बना यही एक्सटीरियर कहलाता है। आई बात समझ, AB को आगे बढ़ा दीजिए, ये जो बाहर वाला एंगल बनेगा यही एक्सटीरियर कहलाएगा, इधर वाला एंगल आगे बढ़ा दीजिए, जो बाहर वाला एंगल बना यही एक्सटीरियर कहलाएगा। समझ में आई बात, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आई तो इसकी सम प्रॉपर्टी करते हैं, अब आप लोग समझेंगे। देखिए होता क्या है यहां पे, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो हम बना रहे हैं, मान ले रहे हैं एंगल A, ये B है और ये C है। एक्सटीरियर एंगल होता क्या है समझे, ये बाहर वाला भी मैंने बताया एंगल एक्सटीरियर है, लेट दिस इज पॉइंट D। तो बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इसके सामने वाले दो एंगल के सम के इक्वल होता है। आई बात समझ, तो इसको हम प्रूव करते हैं होता कैसे इक्वल। ट्रायंगल की तीनों साइड का सम कितना होता है, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है ना। अच्छा, यदि मैं बात करूं एंगल, यहां में प्रूव क्या करना है, एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल ACD इक्वल प्रूव करना है किसके, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती क्या, पहले तो ये समझो कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने वाले दो एंगल का सम होता है, यानी एंगल CAB, एंगल CAB प्लस ABC। अच्छा समझो, एक्सटीरियर एंगल हम ले कैसे रहे, यदि मैं बात करूं ACD एक्सटीरियर एंगल है, केवल ये एक्सटीरियर एंगल, यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं ACD, देखो यहां तो मुझे डायरेक्शन दर्शानी थी ACD, क्योंकि C एंगल जो यहां बना हुआ है, केवल C की बात करूं तो इंटीरियर भी समझ सकते हैं ना ACB, जबकि हमें कौन सा लेना ACD, इसलिए मैंने लिख दिया एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू CAB। तो CAB को मैं पूरा ना लिखने की बजाय केवल AB लिख सकता हूं भाई, ABC को पूरा ना लिखने की बजाय केवल BB लिख सकता हूं। आई बात समझ। अच्छा, इस चीज को हम प्रूव करते हैं, ये बराबर होता कैसे। अब देखें, यदि मैं बात करूं किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड का सम कितना होता है 180। देखिए शॉर्ट में देखते हैं बहुत, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180। किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड का सम 180 होता है, छोटा हो गया होगा शायद दिख नहीं रहा होगा, इस चीज को देखिए, किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, इज इक्वल्स टू 180। भाई किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अच्छा, यदि मैं बात करूं, पहले यहां समझो, केवल C निकालो, मैं एक्सटीरियर एंगल मिटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझे। यदि मुझे एक एंगल पता है
देखिए ये कितने का है भाई, सी बन रहा है ट्राइंगल, जैसे यहाँ ए बन रहा है, ये एंगल ए माना है मैंने, एंगल बी एंगल सी, तो ये कितने का होगा भाई, पूरी लाइन कितने की होती है। देखो यदि मैं एंगल सी की बात करूं, इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, देखो एक लाइन अगर इस पर इधर वाला एंगल 60 का है तो दूसरा वाला एंगल कितने का होगा, बता सकते हो आप लोग। भाई एक ही लाइन पर बने सभी एंगल का सम 180 होता है, यानी एक एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, पूरी लाइन 180 की होती है। इसी टाइप पे यहाँ भी एक लाइन जा रही है, यदि ये 60 तो ये 180 माइनस 60 होगा ना 120। आई बात समझ भाई, 180 माइनस 60, क्योंकि पूरी लाइन 180 की होती है। अच्छा यदि मैं यहाँ भी बात करूँ इसी प्रकार से, ये एंगल कितना है, सी है, तो ये कितना होगा, एंगल 180 माइनस सी। अच्छा यहाँ से मुझे पता चला 180 माइनस सी आ रहा है, लेकिन यदि मैं तीनों की प्रॉपर्टी का यूज कर दूं तो मुझे पता चलेगा ए प्लस बी। आई बात समझ भाई, 180 एंगल सी प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एंगल सी, यानी जो ए प्लस बी है समझना, यानी 180 माइनस सी, यहाँ भी क्या लाए 180 माइनस सी, ये 180 माइनस सी किसके बराबर आता है, ए प्लस बी के। आई बात समझ भाई, यहां मैंने एंगल कैसे निकाला, सी है, पूरी लाइन 180 की 180 में से घटा दी, एंगल 180 माइनस सी, जबकि मुझे पता है ट्राइंगल की तीनों साइड एंगल्स का सम कितना होता है 180। दो एंगल ए और बी का जब सम निकालो तो ये भी 180 माइनस सी आने लग रहा है, यहाँ भी 180 माइनस सी आने लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल के, बस प्लस एंगल बी H इक्वल्स टू 180 माइनस सी। 180 माइनस सी कौन है, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी। भाई 180 माइनस सी कौन है, एक्सटीरियर एंगल। आई बात समझ नहीं आई, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, यानी इसे लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ए सी डी। अब चाहे तो इधर भी पलट सकते हैं इसे, तो एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल डी। आई बात समझ, और हमें यही तो चीज प्रूव करनी है, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल। समझे भाई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए, है ना। देखो आप लोग करेंगे, ठीक है, यहीं से करना चालू कर, स्टार्ट करते हैं इधर से। देखो देखो यदि एंगल A50 है, B60 है, तो बताना ACD का मेजर क्या होगा। सॉल्व करो और बताओ भाई सब फटाक से। भाई यदि एंगल A और B इन दे रखे हैं तो ACD का मेजर कितना होगा बताओ भाई। तो अभी भी तो हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी कि ये जो इंटीरियर एंगल के कोई भी एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का सम होगा। भाई जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने वाले दो इंटीरियर एंगल का सम होगा, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो समझे ACD कितने का हो जाना है भाई, बोलो 120, 60 प्लस 50 कितने का हो जाएगा 110, सॉरी 60 और 50 कितने का हो जाएगा 110 का। अच्छा यदि इस बार मुझे ये एंगल पता है 110 पता है, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं। देखिए यदि मैं यहां मुझे कोई एंगल दिया हुआ है 115 और एंगल बी कह रहा है 65, तो ए का मेजर कितना होगा। यहाँ भी ए और बी का सम कितना होना चाहिए, सी के बराबर, यानी ACD के बराबर। तो एक्सटीरियर एंगल है, लिख देते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल ACD किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के। ACD कितना दे रखा है 115, ACD कितना दे रखा है 115। ए कितने का इज टू बी फाइंड, और बी कितने का है 65 का। तो एंगल ए कितने का आ जाएगा, प्लस का इधर ले जाइए, कितने का आ जाएगा 50 का। आई बात समझ, यानी अब डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि इन दोनों का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सामने वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर। यदि 65 है तो 115 में से घटा दीजिए। आई बात समझ, ठीक है। देखो भाई अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करें, एंगल बाइसेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर होता है,
है समझो। सबसे पहले हम बाइसेक्ट पढ़ते हैं, फिर एंगल। एंगल तो जानते होगे ना भाई सब लोग, दो लाइंस जहां मिलती हैं, बोलूं तो दो लाइंस के झुकाव को ही एंगल बोलते हैं। बाइसेक्टर क्या होता है, देखो दो चीज होती हैं, बाइसेक्ट इंटरसेक्ट। क्या पढ़ोगे, एक तो बाइसेक्ट और एक बाय मीन्स दो, जहां दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। इक्वल, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट, इंटरसेक्ट का मतलब केवल काटना। आई बात समझ। तो एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई एंगल है ABC, ऐसा मान लो ABC कोई एंगल है। बाइसेक्टर का मतलब है एक बी और कोई एक लाइन है, मान लीजिए BE कोई लाइन है, ये इसे बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। आई बात समझ। यदि ये पूरा एंगल 60 का है तो ये बराबर बराबर क्या 30 बांट रही है, यही तो एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। आई बात समझ। देखो एंगल बाइसेक्टर की हम बात कर रहे थे, होता क्या है, कोई भी एंगल मान लीजिए, मान लिया मैंने एंगल ABC है, फिर बाइसेक्टर की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो बाइसेक्टर का काम क्या होता है, बराबर पार्ट में डिवाइड करना। मान लिया मैंने एंगल 60 डिग्री का है मेरा, ठीक है, तो इसे बाइसेक्टर का मतलब क्या, ऐसी लाइन जो इसे इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर दे। मैंने ये लाइन खींची एक, ठीक, मान लेते हैं इसका नाम E है। तो इस बाइसेक्टर का काम क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही होगी इसे। अब जो 60 डिग्री का एंगल था वो 30 का दो पार्ट बन जाना है, यानी 30 का ऊपर बन जाना है, 30 का नीचे। आई बात समझ भाई, ठीक। तो ये बाइसेक्टर का काम होता है। आते हैं देखो भाई, बाइसेक्टर की बात करूं, बाइसेक्टर था कैसे, खींच निकालते कैसे हैं, कोई भी एंगल है, इसका बाइसेक्टर निकालना है तो एक आर्क लगा देते हैं, कोई भी एक कंपास में डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा देते हैं, फिर इन दोनों को एक एक बार सेंटर रख के एक बार और आर्क लगाते हैं। जहां मान लीजिए यहां कोई लाइन है A, इसे O मान लो, C 180 डिग्री की लाइन है, यहां कोई एंगल बना हुआ है ये D। तो देखिए यहां कोई एंगल बना हुआ है, तो ये वाला इसका जो, अगर मैं अंदर की बात करने लग रहा हूं AOC, यदि मैं इसकी बात करूं, एक एंगल मान लीजिए मैंने बना दिया DOC, इसका यदि मैं बाइसेक्टर खींच रहा हूं, बाइसेक्टर अभी भी बताया जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो अंदर वाला जो बाइसेक्टर है, केवल बाइसेक्टर की बात करूं तो ये वाला कहलाता है इंटरनल बाइसेक्टर। क्या कहलाता है, मान लीजिए इसका नाम रख दे रहा हूं मैं E। ये कौन सा बाइसेक्टर कहलाता है, अंदर वाला इंटरनल बाइसेक्टर है। क्या है ये, इंटरनल बाइसेक्टर। आई बात समझ। अच्छा, अब बाहर वाला एंगल कौन सा बच्चा, AOD, ठीक। यदि मैं इसका बाइसेक्टर खींच रहा हूं, मान लीजिए F पॉइंट है कोई, OF बाइसेक्टर है AOD का, ये वाला क्या कहलाता है, मैंने तो इंटरनल एंगल, ये वाला कौन सा एंगल था मेरा, इंटरनल, तो इसका बाइसेक्टर कौन हुआ, इंटरनल बाइसेक्टर। ये वाला कौन सा एंगल, एक्सटर्नल एंगल, तो इसका बाइसेक्टर क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। अच्छा भाई, एक बात और समझो, यदि मैं बोल दूं ये एंगल पूरा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा भाई, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर का मतलब कितना है, यदि ये 30, ये भी 30, ये 60 तो ये भी 60, यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा। अच्छा, इस वाले एंगल को क्या मान लेते हैं भाई, जो एक्सटीरियर एंगल था, ये भी अल्फा है, ये भी। आई बात समझ, क्योंकि हमने इसका बाइसेक्टर खींचा है ना, तो बाइसेक्टर का काम क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे होंगे, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। आई बात समझ। अब हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी कहती क्या है, या ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल्स टू 180। भाई एक ही लाइन पर बने सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बेसिक बात बता रहा हूँ। बात करें तो ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं, और एक ही लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यदि मैं बात करूं तो अल्फा प्लस एक और एंगल है जो अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा कितने का होगा, 180 का। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बताया, बिकॉज AOC इज अ लाइन एंड ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल्स टू 180, बट द कॉमन पॉइंट इज O। ओके, तो बिकॉज AOC is a line,
अल्फा अल्फा टू अल्फा, थीटा थीटा टू थीटा इज इक्वल्स टू 180। तो अल्फा प्लस थीटा टू कॉमन ले सकते हैं, अल्फा बचा प्लस यहाँ थीटा बचा इज इक्वल्स टू 180। अल्फा प्लस थीटा कितना आ जाएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, 180/2 मीन्स 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ समझें, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कितना। तो ऐसे बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी एंगल को जब हम बाइसेक्ट करने लग रहे हैं तो वो इंटरनल बाइसेक्टर का एक एंगल एक्सटर्नल बाइसेक्टर के एक एंगल का सम कितना होता है, 90। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे मित्र कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, अल्फा प्लस थीटा का 90। आई बात समझ यहां से। भाई समझे आप लोग, इसका मतलब क्या है, ये पूरा एंगल, ये पूरा कितने का होता है हमेशा, 90। याद रखेंगे कि यदि किसी एक एंगल का इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचा जाए तो एक्सटर्नल, देखो भाई ये इंटरनल बाइसेक्टर और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इनका सम कितना है दोनों का, 90। आई बात समझ, देखना ये वाला इंटरनल बाइसेक्टर और ये वाला एक्सटर्नल बाइसेक्टर दोनों का सम कितना आता है, 90। आगे बात समझ, तो यही छोड़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट के वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली डिस्टर्ब करूंगी, वर्टिकली। देखो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है देखो भाई हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये चीज हम प्रूव करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं। देखो यदि मैं बात करूं, ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके बीच एंगल कितने बनते हैं भाई, 4 एंगल बनते हैं। देखो 1 2 3 4। अच्छा यदि मैं देखूं तो यहाँ ए मान लो, इसे ओ मान लो थोड़ी देर के लिए, और यहाँ बी मान लो, ए बी लाइन मान लो, और इसे सी और यहाँ डी लाइन मान लो, ठीक है। यदि मैं सी ओ बी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूँ,